गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हाँ जी, ये जो 24 दिसंबर 2012 सॉरी 24 दिसंबर 2014 लास्ट ईयर 2014 में के बिल्कुल लास्ट में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम regulations has been changed. Regulation relating to collective investment scheme has been changed and इसकी definitions minimum amount and scope, control over existing scheme, सब कुछ चेंज हो गया। एवरीथिंग हैज बीन चेंज बाय दिस अमेंडमेंट। बहुत ही सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट 24 दिसंबर 2014 को सेबी ने किए। बहुत सारे रेगुलेशंस के अंदर, उनमें से एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशंस भी थी। उसके अलावा सर्च एंड सीजर प्रोसीजर्स था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल प्रोसीडिंग्स थी। इस तरह के काफी अमेंडमेंट किए और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर इसका स्कोप बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। नाउ एनी पूल ऑफ फंड, किसी भी तरह का एनी पूल ऑफ फंड एक्सीडिंग any pool of fund more than or equal to ₹100 crore, किसी भी तरह का पूल हो फंड का, that will be covered in the collective investment scheme। यानी किसी भी तरह का, किसी भी नाम से किसी भी तरह का फंड यदि आपने 100 करोड़ से ऊपर इकट्ठा किया है तो उसको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहा जाएगा। ठीक है। बहुत सारे ज्वेलर्स, त्रिभुवन दास, झावेरी, ओके, और ये सब लोग फंड इकट्ठा करते थे ज्वेलरी के लिए, कमेटी डाल के कई तरह की स्कीम से, वो सब भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर आ गया। ओके। तो किसी भी तरह का पूल ऑफ फंड दैट विल बी डीम्ड, इट विल बी डीम्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो ये क्या मानी जाएंगी? डीम्ड कलेक्टिव स्कीम मानी जाएंगी। ठीक है। तो किसी भी तरह का, चाहे फॉरेस्ट के लिए, प्लांटेशन के लिए, जैसे पहले कंपनी लिया करती थी, ये सब हुआ क्या सहारा के बाद से। सेबी को जब केसेस देख रहे थे, सहारा श्री अभी भी जेल के अंदर है, और उनके संग जब लिटिगेशंस, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन सेबी का चल रहा था, तो सेबी को बहुत सारी चीजें पता लगी और सेबी ने बहुत ज्यादा अमेंडमेंट की। कलेक्टिव इन्वेस्टर्स स्कीम के अंदर बहुत से लोग कलेक्शन करते थे तरह तरह के तरीके से और सेबी के क्लच से बच जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन इतनी वाइड कर दी कि हर कुछ इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर भी रेग्युलेटरी टाइप का कर दिया, बहुत सारे फंड उसमें जोड़ दिए। एनी एक्टिविटी entity
इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, वो या तो आ रही अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, और जो भी 100 करोड़ से ऊपर की कोई भी कलेक्शन है वो आ रही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में। ओके, साथ ही साथ कह दिया ऑल कलेक्टिव स्कीम्स, ऑल कलेक्टिव investment schemes deemed collective schemes, deemed collective investment schemes, existing schemes या pools of funds existed before this regulations, इन रेगुलेशन से पहले की या डीम्ड कोई भी जो भी एक्टिविटी है, दे हैव टू बी मैंडेटरी, इनको मैंडेटरीली इनको क्या करना पड़ेगा, गेट रजिस्ट्रेशन विद सीएफ, इनको सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, CIS। जो एग्जिस्टिंग है कई सालों से चल रही है फंड है, तब तक कोई रेगुलेशंस नहीं थी, उनको भी इसमें कर लिया। और जब तक दे कैन नॉट ए सिंगल पैसा, दे कैन नॉट कलेक्ट एनी मनी विदाउट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके अलावा भाई साहब पेनल्टी भी 1 करोड़, 1 लाख से 1 करोड़, 5 लाख से 25 करोड़, जेल की सजा 10 साल तक की, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। वो सब भी अमेंड किया है इसी 24 दिसंबर को, ये सब लिया है। उसके अलावा आया आपको सिक्योरिटी लॉ अमेंडमेंट बिल के थ्रू बहुत सारे चेंजेस आए, सीबी एक्ट के अंदर, SCRA एक्ट के अंदर, DP एक्ट के अंदर। वो सब चेंजेस क्या थे, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन बढ़ाने वाले थे। एक्ट आए, एक्ट पास हुआ, पहले ऑर्डिनेंस पास हुआ, ऑर्डिनेंस के बाद में एक्ट पास हुआ 2000 में, सिक्योरिटी अमेंडमेंट लॉ बिल 2014, वो बन गया सिक्योरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2014। उसने एक सेबी एक्ट को, SCRA एक्ट को और डिपॉजिटरी एक्ट को, तीनों एक्ट को अमेंड करके फीसेज कई गुना बढ़ा दी, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन बहुत बढ़ा दिया। तो आपको क्या करना है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर जो चाहे एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही हो कोई भी, वो डीम्ड मानी जाएगी और उन सबको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ओके, अब क्या है, ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होंगी, इन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वालों को क्या करना होगा, इनको एक जिस तरह म्यूचुअल फंड होता है, इसी तरह ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होगी, इसके जो मैनेजर्स होंगे ये स्पॉन्सर्स होंगे। उसके बाद में इसमें इन्वेस्टर्स होंगे छोटे छोटे। उसके अलावा इसको मैनेज करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए टू मैनेज कलेक्टिव
इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसको मैनेज करने के लिए क्या होंगे? इसके लिए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे एएमसी होती है एसेट मैनेजमेंट, इसी तरह कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी सीआईएमसी बनाई जाएगी। हर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए सीआईएमसी बनाई जाएगी और ये सीआईएमसी इसको मैनेज करेगी। ओके, उसको पूरी तरह के इस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस किस स्कीम में लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए, हमारी सेफ्टी भी रहे फंड की और रिटर्न भी आए, उस सबको एनालिसिस करने के लिए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी बनेगी। अब इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी को और क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा ये हमें समझना। दो चीजें इसको ध्यान में रखनी है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट को एक तो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के हिसाब से जो भी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी हैं उनके संग एग्रीमेंट करना होगा। एग्रीमेंट किस लिए? टू डीमैट CIS यूनिट। ओके, साथ ही ऑल यूनिट्स will be only in demat form। उसके अलावा जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी इनको पढ़ना पड़ेगा, इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। और उसके अलावा में दो चीजें होंगी, एक तो KYC नॉर्म्स, नो योर क्लाइंट, नो योर क्लाइंट, ये फॉर्म भरवाना पड़ेगा। दूसरा नॉट कैश, कैश अलाउड नहीं है। अब जो भी पेमेंट लेना होगा वो या तो चेक से लीजिए या DD से लीजिए, पे ऑर्डर से लीजिए, RTGS से लीजिए, NEFT से लीजिए। ठीक है, यानी अदर देन कैश कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स होगा एक तो कैश से नहीं होगा। दूसरा, जो भी क्लाइंट होगा उसको जो फॉर्मेलिटीज है प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर नो योर क्लाइंट वाली, वो सारी चीजें कंप्लाई करनी पड़ेंगी। ओके, तीसरी चीज डिपॉजिटरीज के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और जितनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की जो भी यूनिट्स हैं अब, ठीक है, जब से ये नोटिफाई हुआ है 24 दिसंबर 2000, हालांकि नवंबर 30, 19 जो है रेगुलेशंस तो आ गई थी आपकी 14 नवंबर 19 नवंबर 2014 को नोटिफाई होगी 24 दिसंबर को। तब से 24 दिसंबर के बाद से आप ना कैश में पैसा ले सकते कलेक्टिव स्कीम में, केवल चेक और DD, और साथ में केवल उनसे ले सकते हैं जिनकी आपने KYC कंप्लायंस पूरी कर रखी है। बिना KYC के, क्योंकि ब्लैक मनी को आपको पता ही है, SIT भी बनाई है नई, वो तो नई प्राइम मिनिस्टर ने SIT बनाई, ब्लैक मनी को अनर्थ करने का काम जोरों पर चल रहा है। ऐसे टाइम में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर यदि ब्लैक मनी आती तो जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है ब्लैक मनी को अनर्थ करने की,
उसका वायलेशन होता। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर पीएमएलए एक्ट का कंप्लायंस किया गया है। ओके, तो ये हमने आपको बताया लेटेस्ट डेवलपमेंट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में। बाकी हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनमें नॉर्मल क्या होती है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कैसे इन्वेस्ट होता है, क्या प्रोसीजर है, वो सब हम आपको इस लेक्चर के बाद में इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, दैट इज CIS। ये क्या होती है? तो इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम म्यूचुअल फंड से डिफर कैसे होती हैं और क्या है ये कलेक्टिव स्कीम, ठीक है, क्या है, कैसे होती हैं, कब होती हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, ये सब हम समझेंगे। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है इसके लिए जो सेक्शन 11A ऑफ सेबी एक्ट को हमें समझना पड़ेगा। सेक्शन 11A, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 11A है इसने डिफाइन किया है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को, ठीक है। तो ये क्या कहता है, कोई भी जो पूलिंग ऑफ इन्वेस्टर्स किसी भी नाम से किसी भी तरह यदि वो अमाउंट या इन्वेस्टमेंट पूल करते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है, किस पर्पज से, टू रिसीव प्रॉफिट पब्लिक इनकम, पूलिंग ऑफ टू रिसीव प्रॉफिट और इनकम साथ ही साथ इसको मैनेज कर सिस्टम बनाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। कुछ लोग इसको मैनेज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल कंट्रीब्यूटर्स। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डे टू डे कंट्रोल तो डेट इज कॉल्ड, ये सब क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। समझ में आया? यानी कई सारे लोग, मान लो 50-100 लोग, हम सब जो क्लास में मान लो 100 स्टूडेंट हैं, ये सारे मिलके हजार रुपए इकट्ठा करते हैं, 1 लाख रुपीज करते हैं और इसको कहीं लगाने के लिए जिससे कि 1 लाख पे प्रॉफिट मिले और ये सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और कोई उनमें से एक मॉनिटर बन के उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी लेता है और हर एक लोग डेली की डेली वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ से, इसको डे टू डे अफेयर्स की में, जो डे टू डे अफेयर्स में एवरीबडी इज नॉट इन्वॉल्व। तो ये स्कीम को सेक्शन 11A कहता है कलेक्टिव स्कीम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या नॉट इंक्लूडेड इन द कलेक्टिव स्कीम ये भी समझना होगा। कई कोऑपरेटिव्स होती हैं, सोसाइटी होती हैं, NBFC होती हैं, इंश्योरेंस होता है, पेंशन होती है, पब्लिक डिपॉजिट होता है, निधि म्यूचुअल फंड होती हैं, चिट फंड होती हैं, ठीक है, या म्यूचुअल फंड होता है। उनके अलावा ये जो कलेक्टिव स्कीम है
इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, ये और हमें समझना है कि ये जो कलेक्टिव स्कीम है, जो अलग अलग एक्ट में स्पेसिफाई स्कीम है, उनसे अलग है। यानी इस कलेक्टिव स्कीम में क्या क्या शामिल नहीं होता, कोऑपरेटिव वर्क इसके अंदर शामिल नहीं होते, कोऑपरेटिव इसके अंदर शामिल नहीं होता, ठीक है। एनबीएफसी के अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है, जैसे बजाज फाइनेंस है, इंडिया बुल्स है, ये सब है। पेंशन स्कीम है, पेंशन, पीएफ, ईएसआई, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट अंडर कंपनीज एक्ट, ओके, चिट फंड कंपनी, निधि और म्यूचुअल फंड्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड्स नहीं होते, ओके। अब इस तरह की कलेक्टिव स्कीम के लिए सेबी की रेगुलेशंस क्या है, ये हमें समझनी होगी। सेबी रेगुलेशंस रिगार्डिंग कलेक्टिव स्कीम, हाँ, तो सेबी की क्या रेगुलेशंस है, ये समझनी है। सेबी regulations regarding collective scheme. सेबी की रेगुलेशंस क्या हैं इस कलेक्टिव स्कीम के बारे में? ये केवल पब्लिक कंपनी विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेबी रजिस्ट्रेशन फॉर CIS स्कीम, ये केवल पब्लिक कंपनी द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते कि सेबी से रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी उस कंपनी की कम से कम नेट वर्थ 3 करोड़ हो, जो कि टू बी इंक्रीज टू 5 करोड़, 3 करोड़ मिनिमम होनी चाहिए, जो कि बढ़ के 5 करोड़ कर दी जाए। ओके, साथ ही साथ इसकी जो भी है कंपनी, उसकी रेटिंग होनी चाहिए बाय ए क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन से रेटिंग होनी चाहिए। कोई दे आर प्रोविटेड टू एश्योर और गारंटी एनी रिटर्न। आप कोई रिटर्न की गारंटी नहीं कर सकते कि इतने परसेंट या इतना रिटर्न दिया जाएगा। ओके,
जो भी एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा, ये एडवर्टीजमेंट कोड सेबी से अप्रूव होगा। जो सेबी को अप्रूव होगा वही आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, हर एक एडवर्टीजमेंट नहीं किया जा सकता। नाइन्टी डेज से ज्यादा, नॉट मोर देन, जो भी स्कीम निकाली जाएगी 90 डेज से ज्यादा ओपन नहीं रह सकती। साथ ही साथ ये 90 डेज से ज्यादा ओपन नहीं रह सकती। ठीक है, ये यूनिट जो भी होंगी कंपल्सरी लिस्ट होंगी स्टॉक एक्सचेंज में, और 3 इयर्स तक इसकी जो टर्म्स होगी वो मिनिमम 3 इयर्स होगी। 3 इयर्स से कम का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं होगी। ये है सेबी की रेगुलेशंस रिगार्डिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ओके, अब ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो भी ट्रस्टी लाएगा, उस ट्रस्टी के क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी हमें समझना है। ठीक है, नाउ द ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रस्टी। Obligations of trustee. Obligations of trustee. तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रस्टी क्या है? सबसे पहले उसके पास इंफ्रा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेसेसरी इंफ्रा हो। ऑब्लिगेशंस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए उसके पास जो इस चीज के एक्सपीरियंस हो। ठीक है, साथ ही साथ वो ये एंश्योर कर सके, एंश्योर इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट डेट्रीमेंटल ना हो, कोई उनको नुकसान ना हो, उनके हित प्रभावित ना हो। तो ट्रस्टी को इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करनी है, ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स नॉट कंप्रोमाइज्ड। साथ ही साथ जो मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड है, ये एंश्योर करना है कि इसकी जो मिनिमम नेटवर्थ जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमेशा मेंटेन रहे, और कभी भी डिक्लाइन होता है, इफ डिक्लाइन immediately inform to सेबी को तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है, यदि कोई भी डिक्लाइन होता है तो सेबी को तुरंत डिक्लेयर किया जाए। क्लियर? साथ ही साथ जो ट्रस्टी है, ही शुड बी रिमेन डिलीजेंट
किसके लिए? जो भी वो मार्केट के एजेंट्स बनाता है उनकी एक्टिविटीज के बारे में, और उनको कंटिन्यूअली मॉनिटर करे कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। ये सारी चीजें देखना पब्लिक ट्रस्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ट्रस्टी को क्या करना है? एवरी क्वार्टर जो ट्रस्टी है रिव्यू करेगा, और रिव्यू करके यदि कोई भी डिफेक्ट है तो रिपोर्ट करेगा क्वार्टरली सेबी को। इंफ्रा के बारे में, पर्सनल के बारे में, इंटरेस्ट और इन्वेस्टर्स के बारे में, मिनिमम नेटवर्थ के बारे में, साथ ही साथ मार्केटिंग के बारे में रिमेन अलर्ट रहेगा। और इन सबको एक्टिविटीज को ट्रस्टीज को टाइम टू टाइम यानी क्वार्टर बेसिस पे मॉनिटर करना है, और मॉनिटर करने के बाद में उसकी रिपोर्ट सेबी को भेजनी है। रिपोर्ट किस चीज की? इफ एनी ब्रीच, कोई भी ब्रीच जो कि विच इज डेट्रीमेंटल या विच कैन एडवर्सली अफेक्ट इन्वेस्टर्स। कोई भी यदि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन सेबी को भेजनी जरूरी है। किसके द्वारा? ट्रस्टी के द्वारा। ओके, तो ये हमने सब समझा रिगार्डिंग कलेक्ट म्यूचुअल फंड्स एंड कलेक्टिव स्कीम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कराएंगे वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी फ्रेंड्स, तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, ये क्या होते हैं इसके बारे में आज हम बताएंगे। यानी हम लोग आपस में फंड इकट्ठा करके रिटर्न कमाते हैं। कलेक्टिव यानी इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स जॉइंटली मनी कलेक्ट करके उसको इन्वेस्ट करते हैं। उसका क्या क्या तरीका है, ठीक है। तो इसके लिए 3 तरह के व्हीकल्स हैं। एक है जिसको कहते हैं हम म्यूचुअल फंड्स, दूसरा होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, और थर्ड इज वेंचर कैपिटलिस्ट। ये 3 तरीके हैं किस चीज के? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड जैसे हमने बताया, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है, और जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो ट्रस्टी का कहते हैं। उन ट्रस्टी में एक होता है स्पॉन्सर ट्रस्टी, ठीक है। एक होती है एएमसी, जनरली जो ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, और एक होती है बेनिफिशियरीज। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट बनाया जाता है, ट्रस्ट डील होती है,
उस ट्रस्ट डीड का जो सेटलर होता है, ट्रस्टर होता है, जिसको स्पॉन्सर कहते हैं, वो उसमें सर्टेन यूनिट्स है वो इन्वेस्ट करता है, यानी वो लेता है। बाकी जो यूनिट्स हैं वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उस ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज होते हैं। अब जो ट्रस्टी है एक एएमसी अपॉइंट करता है, तो वो एक 5% और 10% कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो एएमसी चार्ज करता है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स के अंदर जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी हिस्सा होता है, वो किसका होता है? इन्वेस्टर्स का ही होता है। ओके। उसके अलावा एक इसके अंदर कस्टोडियन होता है। कस्टोडियन कौन होता है? कस्टोडियन वो पर्सन होता है जिसके पास सिक्योरिटीज रखी जाती हैं, ठीक है, जिसकी कस्टडी में सिक्योरिटीज रखी जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं कस्टोडियन। उसको क्या कहते हैं? कस्टोडियन। वो उसको कहते हैं कस्टोडियन। ये टोटल म्यूचुअल फंड्स के बारे में है। अब इस म्यूचुअल फंड को एक एक करके हम सारी स्कीमों को लेंगे। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड्स को ही समझ लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड कुछ कुछ आपको समझ में आया। म्यूचुअल फंड के अंदर एक ट्रस्ट होता है। उस ट्रस्ट में मान लो ये एक फंड होता है दैट इज क्रिएटेड बाय ए ट्रस्ट। ये ट्रस्ट होता है। ये ट्रस्टी जो है इसमें कुछ पैसा मान लो 1 लाख यूनिट्स होती हैं, इसकी मान लो 10,000 यूनिट्स ले ट्रस्टी लेके इसको बनाता है। और ये ट्रस्टी जिसके पास यूनिट होती हैं, तो जितनी यूनिट्स लेते हैं ट्रस्टी और ट्रस्टी के जानकार कंपनियां, वो स्पॉन्सर्स कहलाते हैं। और ये ट्रस्टी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करते हैं जो कि फीस लेती है, फीस एंड प्लस एक्सपेंसेस लेती है, जो कि इस फंड को मैनेज करती है। और एक कस्टोडियन होता है जिसके पास सिक्योरिटीज रखी जाती हैं। और जो इन्वेस्टर्स होता है वो इसका बेनिफिशियरी होता है। तो बाकी यूनिट्स ये लेते हैं पर डे एनएवी निकाली जाती है, नेट एसेट वैल्यू। यानी मान लो इसकी 1 लाख यूनिट्स हैं, तो 1 लाख यूनिट्स हैं, उसकी मान लो एवरी डे शाम को 4 बजे उसकी प्राइस निकाली जाती है। और उस प्राइस के हिसाब से जो वैल्यू होती है वो डिवाइड कर दी जाती है, उसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। ये हमने आपको बताया। अब हम समझते हैं कि ये म्यूचुअल फंड सेट करने का, बनाने का क्या क्राइटेरिया है एज पर लॉ। आपको यदि कोई म्यूचुअल फंड सेट करना है, सेटिंग अप ऑफ ए म्यूचुअल फंड, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये अब हम समझते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेटिंग अप ऑफ ए म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो अब हम समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेटिंग अप ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को सेट करने का
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हमको समझना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेटिंग अप ए म्यूचुअल फंड। सबसे पहले जो भी स्पॉन्सर हो, जैसा कि हमने बताया इसमें एक स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर शुड हैव ए, स्पॉन्सर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। स्पॉन्सर शुड हैव ए ट्रैक रिकॉर्ड, स्पॉन्सर शुड हैव ए साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। स्पॉन्सर ऐसा होना चाहिए जिसका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड हो, जनरल रेपुटेशन हो, कि जनरल रेपुटेशन हो, एंड ही शुड बी ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, he should be a person of integrity. सेकेंड, ये स्पॉन्सर कम से कम 40% ऑफ द नेट वर्थ ऑफ एएमसी कंट्रीब्यूट करे। तो क्या करना है, जितनी नेटवर्क है असेट मैनेजमेंट की कंपनी की, इसकी 40% नेटवर्क को कंट्रीब्यूट करे। साथ ही साथ स्पॉन्सर उसका डायरेक्टर और अदर पर्सन्स कोई भी कन्विक्टेड ना हो, कोई भी ऐसा ना हो जिसपे कोई कन्विक्शन का चार्ज लगा हो, जेल गया हो, फ्रॉड किया हुआ हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो स्पॉन्सर हो, ही कैन सेट अप ए म्यूचुअल फंड। अब जो हम लोग पैसा लगाते हैं, हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं, जबकि ये जो म्यूचुअल फंड क्या काम करता है, ये हम सबसे पैसा लेता है यूनिट से, और उस पैसे को शेयर मार्केट में या डिवेंचर्स में, शेयर्स कई तरह के फंड होते हैं, इक्विटी फंड होते हैं तो इक्विटी में लगाता है, डेट फंड होते हैं तो डेट में लगाता है, गिल्ट एज फंड होते हैं गिल्ट एज में लगाता है। यानी जिस तरह के फंड होते हैं डिफरेंट स्कीम निकाल के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का पैसा शेयर मार्केट में लगाता है, जो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर हम इस म्यूचुअल फंड को क्यों चुनते हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, ये आज हम समझेंगे। एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के क्या एडवांटेज हैं ये हम समझते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। पहला एडवांटेज है भाई, ये काफी लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं तो दे आर इन ए पोजिशन टू अपॉइंट प्रोफेशनल पर्संस। ठीक है, तो ये जो स्किल्ड होते हैं और इनकी डेडिकेटेड रिसर्च होती है, जिसकी बेसिस पे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है। दूसरा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। ये म्यूचुअल फंड जो हैं वो अपने फंड को डाइवर्स तरह तरह के बिजनेस में लगाते हैं, तो एक में प्रॉफिट एक में लॉस, रिस्क इससे हमारी रिड्यूस हो जाती है। साथ ही साथ फंड्स का एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि आउटसोर्स हो जाता है, म्यूचुअल फंड ही करता है, तो
फंड को एडमिनिस्ट्रेशन करना कन्वीनियंट रहता है। ओवर हाई रिटर्न पोटेंशियल, हाई ऑप्टिमल रिटर्न पोटेंशियल। लॉन्ग टू मीडियम टर्म्स में म्यूचुअल फंड एक अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि हमें कभी फंड की जरूरत पड़ी तो हमें डेस्परेट सेल करनी पड़ती है, लेकिन म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफाइड होता है, तो म्यूचुअल फंड ऐसी डिस्ट्रेस सेल में नहीं आता। तो हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है, लो कॉस्ट होती है, लो कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जनरली 2.5 से 5% या कुछ पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में करते हैं। हाई लिक्विडिटी रहती है। ट्रांजैक्शंस, जैसा कि मैंने बताया, एवरी डे ये एनएवी निकालते हैं, तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड के अंदर क्या रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। ओके, अब हम समझेंगे बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं, ये सब हमको समझना है। ठीक है, तो ये हम समझते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाइए बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, ये होते हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ठीक है, दूसरा होता है ओपन एंडेड में क्या है कि जो फंड है ये ओपन है कि आप जो भी यूनिट बाय करते हो तो वो कभी भी सेल कर सकते हो। यानी जो फंड है ये बाय एवरी डे इट्स ओन यूनिट्स, यानी ये बाय भी करता है, बाय सेल। तो आप कभी भी ओपन एंडेड फंड के अंदर कभी भी खरीद सकते हो। क्लोज एंडेड के अंदर फंड केवल क्या करता है, म्यूचुअल फंड ओनली सेल्स। लेकिन जो हमें
वो बाई नहीं करता तो हमें पैसा कैसे मिलेगा? तो हमको यदि इन्वेस्टर्स वांट टू सेल, नॉट बाई फ्रॉम इन्वेस्टर्स, बाई कह दीजिए रीपे फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ये रीपे करता है ओनली ऑन मैच्योरिटी, रीपे करता है ऑन मैच्योरिटी। यदि बीच में आपको काम कराना है तो ये क्लोज एंडेड ऑलवेज कंपलसरी लिस्टेड होता है। तो हमें यदि बीच में पैसा लेना है तो वी हैव टू सेल यूनिट्स इन द स्टॉक एक्सचेंज। ओपन एंडेड के अंदर हम म्यूचुअल फंड में जाके ही कभी भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हम अपनी रिडीम करना चाहते हैं, इतनी वापस देना चाहते हैं, तो हमें पैसा वापस मिल जाता है 2-3 दिन के अंदर। जबकि क्लोज एंडेड के अंदर केवल मैच्योरिटी पे वापस मिलता है। लेकिन क्लोज एंडेड के अंदर लिक्विडिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इन दैट केस ये जो यूनिट्स हैं इनकी लिस्टिंग जरूरी है। तो इस लिस्टिंग जब जरूरी है तो हम क्या करेंगे, उसको जब भी हमें पैसा चाहिए वी कैन विथड्रॉ बाय सेलिंग द यूनिट्स इन द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब ये जो म्यूचुअल फंड है ये कितनी तरह के होते हैं ये हमें समझना है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब हम समझते हैं कितनी टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड एक होते हैं इनकम ओरिएंटेड, एक होते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड। इनकम ओरिएंटेड फंड्स, ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स, हाई ग्रोथ स्कीम, हाइब्रिड, hedge funds, leverage funds, high funds, leverage funds, प्राइवेट इक्विटी फंड्स। पहले हम ये बताते हैं, उसके बाद एक एक करके। तो इनकम ओरिएंटेड फंड जो होते हैं ये फिक्स रिटर्न देते हैं। तो ये जनरली जो है ना फिक्स इनकम वाली सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर से लेते हैं। ग्रोथ फंड जो होते हैं ये जो ग्रोथ फंड होते हैं ये शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इक्विटी मार्केट में। तो इससे डिविडेंड भी हाई मिलता है और एप्रिसिएशन भी हाई होता है, लेकिन मॉडरेट रिस्क रहती है। इसके अंदर थोड़ी रिस्क रहती है। हाई ग्रोथ फंड भी शेयर मार्केट में लगाता है, लेकिन एग्रेसिव शेयर्स में लगाता है जिनमें शॉर्ट टर्म में हाई एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन हाई रिस्क भी होती है। उसके बाद एक और होता है टैक्स सेविंग। तो ये जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये टैक्स सेविंग स्कीम जैसे
ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एटसेट्रा में पैसे लगाते हैं। इसमें रिटर्न्स थोड़ा कम मिलता है लेकिन टैक्स का फायदा मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, टैक्स लेस रिटर्न, साथ में लॉक इन होती है लेकिन नो टैक्स, टैक्स नहीं लगता। तो ये जिन लोगों को टैक्स ब्रैकेट टैक्स से काफी लगता है, टैक्स में फायदा उठाना है, वो लोग इस तरह के म्यूचुअल फंड में फायदा लगाते हैं। हाइब्रिड क्या होता है, ये इनकम और ग्रोथ का मिक्सचर होता है। इसमें से कुछ परसेंटेज इनकम में लगाते हैं, कुछ परसेंटेज ग्रोथ फंड में लगाते हैं। नेक्स्ट इज हेज फंड्स। हेज फंड्स क्या होते हैं, ये हेज फंड जनरली कुछ वेल्दी और रिच मैन की अनरजिस्टर्ड पूल होते हैं। जिस तरह अनरजिस्टर्ड पूल होते हैं, यहाँ पर पैसा लगाया जाता है, जिसमें हाई रिटर्न मिलता है। इसको रिच मैन म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इसकी कोई लीगल डेफिनेशन हेज फंड की कुछ नहीं है। नेक्स्ट लीवरेज फंड्स। ये लीवरेज फंड होते हैं, ये क्या करते हैं, मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाया और प्लस 1 लाख ही ये लोन लेके हाई यील्डिंग सिक्योरिटीज में लगाते हैं, तो इसमें रिस्क भी ज्यादा होती है और रिटर्न भी ज्यादा होती है। यानी ये जितना पैसा आपसे कलेक्ट करते हैं उतना ही पैसा या उसी प्रोपोर्शन में और भी ज्यादा पैसा, मतलब कुल मिला के जितना आपसे इन्वेस्टर से कलेक्ट करते हैं उसके अलावा कुछ बोरिंग करके उसको एक्सपोजर और बढ़ा देते हैं। इस तरह के फंड को हम लोग क्या कहते हैं, लीवरेज फंड। अब नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट इक्विटी फंड्स। ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, ये आपको जो है इनको कहते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स, ठीक है ना। ये प्राइवेट इक्विटी फंड जो पोटेंशियल इस तरह के वेंचर्स में जिनमें रिस्क काफी है और रिटर्न्स जिसमें कि नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में रिटर्न नहीं आ सकता, ऐसे केसेस में पैसा लगाते हैं। इनको क्या कहते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स। हाँ जी, प्राइवेट इक्विटी फंड्स। ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, प्राइवेट ये अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो ये जो है, जो हाई नेट बर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, रिच पीपल होते हैं, ये अपनी वेल्थ पूल करते हैं। ये पूल वेल्थ जिससे कि नए वेंचर्स को ये जो नए वेंचर्स को, न्यू वेंचर्स को फाइनेंस करते हैं और प्लस इंश्योरेंस में पैसा लगाते हैं कि लिक्विडेशन के केस में कुछ पैसा इंश्योरेंस में लगाते हैं, कुछ न्यू टाइप्स ऑफ वेंचर्स में लगाते हैं।
नेक्स्ट होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसको हम बास्केट फंड भी कहते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और यू कैन से बास्केट फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और बास्केट फंड्स। ये एक्सचेंज ट्रेडेड और बास्केट फंड्स क्या होते हैं? बास्केट का मतलब है कई तरह की जैसे सब्जियां होती हैं, टमाटर, आलू, गोभी, इसी तरह हम कुछ स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ सिक्योरिटी में लगाते हैं। ये जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं, इसमें क्या है कि कुछ सर्टेन सेलेक्टेड सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, इसका फायदा म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में जो फायदा है वो ये है, जो एक्सचेंज ट्रेडेड ये जो फंड होते हैं बास्केट वाले, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी पॉसिबल होती है, जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो सकती थी। लेकिन इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का नुकसान भी है, यानी इसका डिसएडवांटेज भी है ओवर अदर म्यूचुअल फंड, दैट इन द केस ऑफ द ETF, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में का नुकसान ये कि जनरल पब्लिक इसका मेंबर नहीं बन सकती। दे विल नॉट सब्सक्राइब एंड दे डज नॉट पूल फंड्स इन दिस ETF। इसके अंदर केवल ओनली institutions, companies and extremely wealthy persons can become an investors. जबकि in the case of other mutual funds, an investor having the marginal sources can also be an investor of that mutual fund. जो अदर फंड्स होते हैं उनमें मार्जिनल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकता है, जबकि इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के केस के अंदर केवल ओनली वेल्दी पर्संस और इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज कैन इन्वेस्ट द फंड्स। नेक्स्ट इज फंड्स ऑफ फंड्स। नेक्स्ट स्कीम इज फंड्स ऑफ फंड्स। ये क्या होता है फंड्स ऑफ फंड्स, ये हमें समझना है। नेक्स्ट स्कीम इज फंड्स ऑफ फंड्स। फंड्स ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, ये टर्म्स कहां से आई, ये सब चीजें हमको समझनी है। फंड्स ऑफ फंड्स, फंड ऑफ फंड्स इज ए म्यूचुअल फंड स्कीम। फंड्स ऑफ फंड क्या है, यानी इसके अंदर फंड्स ऑफ फंड क्या, एक म्यूचुअल फंड किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करता है। यानी एक म्यूचुअल फंड है, मान लो हमने रिलायंस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, रिलायंस म्यूचुअल फंड शेयर खरीदने की जगह टाटा म्यूचुअल की यूनिट्स ले लेता है, या टाटा म्यूचुअल फंड शेयर्स में लगाने की जगह रिलायंस के म्यूचुअल फंड में यूनिट ले लेता है। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट फंड्स ऑफ फंड्स कहलाता है। ठीक है, ये जो सबसे पहले जो प्रूडेंशियल ICICI थी, इसने इस तरह का फंड्स निकाला। प्रूडेंशियल ICICI वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस फंड ऑफ फंड्स इन इंडिया। ये जो फंड्स हैं, दे इन्वेस्ट इन द इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड एंड लिक्विड स्कीम और सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम। ये जो फंड्स हैं, ये इक्विटी ओरिएंटेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट ओरिएंटेड में कर सकते हैं एंड लिक्विड स्कीम में कर सकते हैं ऑफ ए स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम। ठीक है, तो ये हो गया आपके फंड्स ऑफ फंड्स। अब नेक्स्ट आते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। अभी हमने थोड़ी देर लास्ट लेक्चर में बताया था मनी मार्केट के बारे में
तो ये मनी मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, इसके अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं, इस ऐसे म्यूचुअल फंड्स को कहते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ये जो फंड्स हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ये जो मनी मार्केट की जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जो हमने क्या क्या बताए थे, हमने मनी मार्केट के अंदर बताया था कॉमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर्स। ठीक है, जो फंड्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं उनको मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आजकल आपको पता है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स, हालांकि रियल एस्टेट की आजकल हालत खराब चल रही है, लेकिन बीच में काफी तेज था, तो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड भी आए। उसके अलावा गोल्ड ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस हुए, तो ये रियल एस्टेट। उसके अलावा एक आई कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। ये सब आपको समझना होगा कि क्या है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स, क्या है गोल्ड ट्रेडेड रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स एंड कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। हाँ जी, तो ये जो रियल एस्टेट फंड्स होते हैं, ये जिस भी रियल एस्टेट है, गोल्ड वाले हैं, और ये जो जनरली ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं रियल एस्टेट के, ये क्लोज एंडेड होते हैं, है ना। और ये जो रियल एस्टेट, जैसा कि नाम से ही आपको लगता है, रियल एस्टेट क्या होता है? जमीन, जायदाद, हाउस, मकान, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इनमें इन्वेस्ट जो करते हैं म्यूचुअल फंड्स, उसको कहते हैं रियल एस्टेट फंड्स। तो ये जो गवर्नमेंट ने और सेबी ने परमिट किया है कि रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइडेड, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स की परमिशन गवर्नमेंट देती है, तो जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, दे आर एलिजिबल टू लॉन्च रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स। लेकिन इसके लिए क्या देखना पड़ेगा? इफ दे हैव एडुकेट नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड की पर्सनल एंड डायरेक्टर। यदि जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स वाले लोग हैं उनके पास एक्सपीरियंस स्टाफ है, पर्सनल है, डायरेक्टर्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? वो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड्स, एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स है, अगर उनके पास एक्सपीरियंस स्टाफ है तो वो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इसमें कंडीशन क्या है कि जो स्पॉन्सर हो वो कम से कम लास्ट 5 ईयर से रियल एस्टेट बिजनेस में होने चाहिए। दे शुड बी इन द रियल एस्टेट बिजनेस फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, और ये जो रियल एस्टेट फंड जो भी होगा वो क्लोज एंडेड फंड होगा। एवरी रियल एस्टेट फंड शुड बी ए क्लोज एंडेड फंड and it should be listed in the recognized stock exchange। और साथ ही साथ हर रियल एस्टेट फंड की एनएबी डेली डिक्लेयर होनी चाहिए, जिस तरह और म्यूचुअल फंड्स की डेली डिक्लेयर होती है, इसकी एनएबी डेली डिक्लेयर होनी चाहिए। साथ ही साथ इस पे कैप्स इंपोज किया जाएगा। कैप्स का मतलब लिमिट, कि कौन से सिटी में, कौन से सिंगल प्रोजेक्ट में वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पॉन्सर्ड एसोसिएट कंपनी के किस प्रोजेक्ट में वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं,
इस तरह का उनके पास एक लिमिट और कैप्स इंपोज किया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ रियल एस्टेट जो म्यूचुअल फंड है, वो रियल एस्टेट फंड हाउसिंग फाइनेंस की एक्टिविटी को अंडरटेक नहीं कर सकते। हेलो, तो ये हमने सब समझा रियल एस्टेट फंड के बारे में। हाँ जी, तो कुल मिला के ये जो फंड्स हैं, इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स हैं, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं वो रियल एस्टेट फंड्स, और जो गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं प्राइमरली वो गोल्ड ट्रेडेड फंड्स कहलाते हैं। रियल एस्टेट फंड्स के लिए जैसा हमने बताया कि रियल एस्टेट फंड्स तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस स्टाफ है, यदि एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड, एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड के पास यदि एक्सपीरियंस स्टाफ है, 5 इयर्स का उसको प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस वाला स्पॉन्सरर है, साथ में अगर कैप्स लगा दिया जाता है, कैप्स का मतलब है लिमिट, किस प्रोजेक्ट में कितना लगा सकते हैं, किस सिटी में, किस प्रोजेक्ट में
ठीक है, किस कंपनी में इसका कैप्स लगाया जा सकता है, एसोसिएटेड कंपनी का कैप्स लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो रियल एस्टेट फंड है ये लैंडिंग यानी हाउसिंग लोन नहीं दे सकती। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस का काम ये रियल एस्टेट फंड नहीं कर सकती है इन कंडीशंस पर ये, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताया गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये प्राइमरली गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। थर्ड इज रियल, नेक्स्ट इज कैपिटल प्रोटेक्शन म्यूचुअल फंड। कैपिटल प्रोटेक्शन म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये इस तरह से अपने को डिजाइन करता है कि जिससे उसकी कैपिटल ऐसो रहे। मान लो 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किए, अब 5 साल 3 साल बाद 3 इयर्स के बाद में उसने क्या किया, 60,000 तो फिक्स इनकम ऐसे में कर दिए कि वो जो है 1 लाख हो जाए फिक्स इनकम बियरिंग में, डिवेंचर्स में। बाकी जो 40,000 बैलेंस है वो हमने लगा दिया इक्विटी शेयर्स में। तो कुल मिला के क्या होगा, यदि वो 40,000 नील भी हो जाए तो हमारी कैपिटल 1 लाख की 1 लाख बची रहेगी। इस तरह से डिजाइन किया जाता है। ऐसे फंड को कहते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। ओके, इसको क्या कहते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में। नेक्स्ट इज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स।